और वो पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो भूईगांव आता है, उसमें जो समुद्र किनारा आता है, उधर हमको एक बड़ी बैग, और बैग में एक बैग मिला है, पेवर्स बैग मिला है। ओके। ऐसा हमको उधर का जो पुलिस पाटिल है उसने पुलिस हमको कॉल किया। बैग ओपन किया तो एक वुमन का डेड बॉडी मिला, उसका हेड कट किया था। गांव में एक 7 साल की बच्ची रहती थी, उसको आइसक्रीम का आमिल दिखा के एक ने उसको किडनैप किया था, फिर उसके ऊपर रेप करके उसका मर्डर किया था। ओके। हमने वो 24 आवर्स में उसका जाके अरेस्ट किया था। ओके ओके। सो आपको क्या लगता है कि ये क्रिमिनल माइंडसेट सोसाइटी की वजह से बन रहा है या पेरेंटिंग की वजह से बन रहा है, या वो दोनों का कॉम्बिनेशन? तो प्रेशर हैंडल भी करना चाहिए, पुलिस भी प्रेशर हैंडल करेगा तो ये काम कर सकता है। उसके लिए मैंने खुद 3 बार मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया है। ओके। मैं भी बहुत सारा सेंसिटिव था। सो जैसे आपने कहा कि 112 पे कॉल करके इन्फॉर्म करे तो केस सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि एरिया वाइज पुलिस डिपार्टमेंट डिफरेंट किए हुए हैं। सो किसी को मतलब एक एरिया में क्राइम हो जाए तो वो कौन से एरिया में फोन लग जाए वो पता नहीं चलता, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है? बराबर है। पुलिस का नाम सुन के हमारे मन में अलग अलग कहानियां बन जाती हैं। कहीं वर्दी का खौफ, तो कहीं सेवा और समर्पण की भावना। लेकिन वर्दी के पीछे का इंसान, संघर्ष और उनके अनुभव को जानने के लिए आज हमारे साथ एक सम्माननीय अधिकारी मौजूद है, जिसकी जीवन यात्रा प्रेरणादायी भी है और सीख देने वाली भी है। करपे सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। मेरा नाम कल्याणराव एकनाथ करपे। मैं महाराष्ट्र पुलिस दल में टोटल 33 इयर्स सर्विस किया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, भिवंडी, वसई, विरार, ये जो MMRD का जो एरिया है वो एरिया में मैंने काम किया। 1 साल के पहले मैं अंधेरी वेस्ट DN नगर डिवीजन से असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर करके मैं रिटायर हो गए। और उसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट में मैं अभी तक जो कुछ काम किया तो उसका फायदा मेरे को अभी भी हो रहा है पूरा। तो पुलिस एक अलग ही काम करने का तरीका है। अच्छा काम करेगा तो मन से, दिल से, अंदर से जो समाधान मिलता है वो उसकी तुलना किसमें नहीं कर सकता है। तो एक मैं नसीबान समझता हूँ खुद को कि मैंने इतना साल पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, तो अगले जन्म मेरे को कभी मिलेगा तो मैं वो पक्का कहता है कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। सर, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन तो मैं तो पहला रूरल में रहता था। मेरे पिताजी खेती करते थे और हमारा एजुकेशन मिला था, लेकिन रूरल एरिया में थोड़ा इनकम सोर्स भी थोड़ा कम रहता है, तो कुछ ना कुछ नौकरी ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारे टाइम पुलिस ऑफिसर करके जो इमेज रहती थी बाहर, उससे हम लोगों को कैसा मदद कर सकता है, यही मेरा ये था। मैं कि पुलिस में ऑफिसर बन के आम आदमी को, जिसके ऊपर अन्याय होता है, जो खुलेआम बोल नहीं सकता है, वो लोगों को मैं मदद करेगा, तो इसलिए मैंने पुलिस नौकरी ज्वाइन करने का मैंने कंफर्म किया था वो। ओके। सो आपने एग्जाम कौन सा दिया था? आपने करियर के शुरुआत में कैसे स्टार्ट किया था? मैंने पहला डिग्री हासिल किया था, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद 1 साल के बाद मैंने फिजिकल एजुकेशन में एक डिग्री लिया था औरंगाबाद में। तो उसका भी मेरे को बहुत सारा फायदा हो गया। बीच में फिर मेरे को मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर एक साल में एग्जाम लेता है, आणि वो एग्जाम के तरह से हम क्लास 1, क्लास 2 या पुलिस सब इंस्पेक्टर करके अच्छा पोस्ट अपने को सिलेक्ट हो सकता है। तो मैंने 1 साल के बाद मैंने जो सिलेबस रहता है MPC का, तो पूरा मैंने जानकारी लिया उससे। और कुछ जो पहले दोस्त मेरे एग्जाम पास हुए थे, वो लोगों को मैं खुद मिला, उससे सब जानकारी लिया। उसके हिसाब मैंने सब डिटेल जो सिलेबस रहता है वो डिटेल लिया और उसका डॉक्यूमेंट्स
कलेक्ट करके बुक्स कलेक्ट करके मैंने अब स्टडी जारी किया मैंने। तो मैंने ये एक साल में नहीं, लेकिन दूसरा साल में प्रीलिम एग्जाम और मेन दोनों एग्जाम में क्लियर हो गया। और 92 में मैं ट्रेनिंग के लिए एज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर नासिक में मैंने ज्वाइन किया था। ओके, सो नासिक में आपने सब इंस्पेक्टर का पोजीशन से ज्वाइन किया। हाँ, फॉर ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। सो उसमें कैसे कैसे फेजेस रहते हैं? ट्रेनिंग के बाद इंस्पेक्टर वगैरह कैसा बन जाते हैं? हाँ, मैंने उधर एक साल का पूरा ट्रेनिंग था। ओके। उधर दो टाइप का ट्रेनिंग रहता है, एक तर इंडोर और आउटडोर। ओके। आउटडोर में वो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके। इसीलिए रनिंग, त्यानंतर सब स्ट्रेचिंग, वेपन ट्रेनिंग, वेपन फायरिंग, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद परेड रहता है पुलिस का, जैसा ओके। पुलिस परेड करता है वो परेड के बारे में सब जानकारी दी जाती है। उसके बाद इंडोर रहता है, इंडोर यानी क्लासेस में वो कुछ ट्रेनिंग रहता है। पूरा जो कानून है हमारे इंडिया में, सब कानून का सिखाया जाता है उधर। और जो पुरानी केस है, केस स्टडी रहता है, वो केस स्टडी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और प्रैक्टिकल काम कैसे चलता है पुलिस स्टेशन में, उसकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद एक साल के बाद हमारी पोस्टिंग कोई सिटी या कुछ रूरल एरिया में होते हैं, तो उधर फिर एक साल हमारा प्रोबेशनरी करके रहता है, यानी उधर हमको Probation सीखना period। पड़ता है। हाँ। प्रोबेशनरी सीखना पड़ता है उधर कि कैसा काम चालू रहता है, एफआईआर कैसा लेना है, लोगों का जो प्रॉब्लम कैसा सुनना है, उसके लिए आगे क्या एक्शन लेना है, पंचनामा कैसा करना है, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। और विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करके जो क्रिमिनल है उसके ऊपर उसके अगेंस्ट चार्जशीट दर्ज करना है। तो कोर्ट में कैसा विटनेस देना है, मैक्सिमम जो क्रिमिनल लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कैसा इंस्टीट्यूशन होना है, इसके बारे में हम जनरली वो सीखते हैं। सो आपने काफी हाई प्रोफाइल लोगों के केस हैंडल किए हैं, तो हाई प्रोफाइल लोगों के केस में और नॉर्मल आदमी के केस में क्या डिफरेंशियल रहता है, और आपको वो केस सॉल्व करने में क्या मुसीबत आती है? हाई प्रोफाइल केस का कैसा रहता है कि मीडिया कंटिन्यू फॉलोअप लेती है। ओके। वो पुलिस ऑफिसर के पीछे लगते हैं, न्यूज में प्रिंटिंग मीडिया रहने दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहने दो, कंटिन्यू न्यूज देते रहते हैं। तो ऑटोमेटिक सुपीरियर ऑफिसर है जो पुलिस का, वो जो पुलिस इंचार्ज है उसके पीछे लगता है। और वो केस डिटेक्ट करने के लिए इतना प्रेशर रहता है, तो जनरली हम काम ही करते हैं, लेकिन प्रेशर के वजह से वो जितना मैक्सिमम हो सके वो तो तुरंत तो डिटेक्ट करना पड़ता है। ओके। सो वो केस ज्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्रेशर रहेगा तो होता है, वो तो भी मानना पड़ेगा, वो होता है, करना होता है। जितना वो टीम बढ़ाते हैं, हमको स्टाफ का जो चाहे मैक्सिमम स्टाफ मिलता है, बाकी काम साइड में रख के वो उसको हम प्रायोरिटी देता है। ओके। तो फर्क होता है बहुत सारा। सो अर्बन एरिया के और जो रूरल एरिया के केसेस है या क्रिमिनल जो भी है, उनमें डिफरेंस पाया जाता है या सेम क्रिमिनल माइंडसेट एक ही रहता है? नहीं, रूरल एरिया का अलग केसेस रहता है और अर्बन एरिया का अलग रहता है। ओके। अर्बन में कैसा रहता है, एक तो पॉपुलेशन बहुत सारी रहती है, अपने सामने कौन रहता है वो पता नहीं रहता है, कोई दूसरे को हेल्प नहीं करता है। वैसा रूरल एरिया में अलग सिचुएशन रहता है, उधर लोग कम रहते हैं और जो क्रिमिनल लोग सब उसको आइडेंटिफाई करता है। सो जैसे अभी जमाना बदल रहा है, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो साइबर केसेस बहुत आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका टेक क्या है? बराबर है कि आजकल हर एक आदमी के पास मोबाइल है, सबके पास नेट है। अभी तो 5G जो आ गया, तो उसके वजह से इतना फास्ट इंटरनेट मिल गया, तो तुरंत मैसेज एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो उसका जो साइबर ऑफेंडर जो है, ऑनलाइन साइबर जो फ्रॉड करता है, वो लोगों को उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि तो उसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमने जब वो सही विरार में मैं काम किया था, वही टाइम जो पुलिस कमिश्नर साहब थे, वो लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हम हर एक कॉलेज स्कूल में जाते थे और
साइबर फ्रॉड के जो एक्सपर्ट रहता है उसके साथ हम भी जाते हैं, लोगों ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे हमने वर्कशॉप किया था, उसका फायदा भी हुआ था ओके उसके बारे में। ओके तो मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस यानी क्या, कि अपना फोन जितना अपने पास रहता है उसका जितना फायदा है उतना तोटा भी है। एक तो अपने अगेंस्ट वो एविडेंस भी तैयार होता है, और अपने को जो कुछ फोन पे आता है उसका मिसयूज किया तो आप वो जाले में फंस सकता है, अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। तो उसके लिए अवेयरनेस यानी क्या बहुत छोटी बात है। इसके पहले भी ऑलरेडी हर एक लोगों को मैसेज मिला है, पेपर में पढ़ा है, पुलिस ने वर्कशॉप में भी किया है, कभी कभी सोशल मीडिया में वो देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहना है जैसा कि अपना पासवर्ड है, हर एक का पासवर्ड अपने पास रहता है, तो किसको नहीं देना चाहिए आपने वो पासवर्ड दिया तो फिर आपका जो एटीएम कार्ड रहता है वो डुप्लीकेट बना के या तुम्हारा पासवर्ड डाल के दूसरा बैंक डिटेल निकल के वो तुम्हारा अकाउंट खाली हो सकता है। दूसरा ओटीपी नंबर, जैसा हम बैंक में पैसा निकलने गया अपने को ओटीपी आता है, तो ओटीपी आप दूसरे को नहीं देना चाहिए। ओटीपी दिया तो वो तुम्हारा बैंक डिटेल का उसके पास जाएगा, वो तुम्हारा अकाउंट खाली कर सकता है। दूसरा अननोन लिंक रहता है, आप पहचानते नहीं लेकिन उसने लिंक भेजा है कि तुम ये लिंक क्लिक करो, जैसे कि ट्रैफिक चालान भरना है आपको, वो लिंक देता है, लाइट बिल भरना है उसका लिंक देता है, ऐसा सो मेनी पैसा भरना पड़ता है तो लिंक देता है। तो लिंक कभी भी उसको ये नहीं करने का या यूज नहीं करने का, तो उसका डिटेल बैंक डिटेल जाएगा तो तुरंत वो तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। दूसरा कभी कभी डिजिटल अरेस्ट का आजकल बहुत चालू है कि पुलिस यूनिफॉर्म में वो सामने रहता है, वीडियो कॉल किया जाता है, वो यूनिफॉर्म में दिखता है और उसको बोलता है कि तुमने ये टैक्स नहीं भरा, वो टैक्स नहीं भरा, हम अभी ये ईडी का रेड करेंगे, इनकम टैक्स का रेड करेंगे। वो डर जाता है तुरंत, तो नहीं तो तुम अभी आपको डिजिटल अरेस्ट किया है, आप बाहर ना जा सकता है, और नहीं तो इतना इतना आपको टैक्स अभी तुरंत भरना पड़ेगा, तुरंत फॉरवर्ड करो, तो लोग डर जाते हैं। जनरल मेरा कहना है ऐसा है कि पुलिस कभी भी ऐसा वीडियो कॉल नहीं करता है। एक तो पुलिस आपको नोटिस भेजेगा, नहीं तो खुद पुलिस आके आपको लेके जाएगा, तो भी पुलिस की जिम्मेदारी है लोग को पुलिस को इन्फॉर्म करना है, उसका रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। ऐसा कराएगा तो ही पुलिस रिसर लीगली एक्शन लेता है। लेकिन ऑन आपको वीडियो कॉल करता है और तुम तुरंत बोलते हैं अरे आपको अरेस्ट किया है, आपका ये टैक्स भराना है, अभी इतना पेनल्टी है, तुम इतना भरो ये भरो, ये सब ये चीज आपको समझना चाहिए कि कोई अपना चीटिंग कर रहा है, अब हम फंस रहे हैं, तो तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए। नहीं तो तुम 112 पुलिस को कॉल कर सकता है तुरंत, आपको डाउट आया ना तो 112 आपको 5 मिनट में सर्विस मिल सकता है आपको। ओके तो 112 का कॉल तुम कर सकता है। तो ऐसा लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। अरे बहुत सारे फ्रॉड है, ऐसा बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड होता है। पहला कैसा होता था, हमने स्टार्ट पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी ज्वाइन किया था, घर हाउस ब्रेकिंग होती थी, बहुत सारे रॉबरी होती थी, डकैती होती थी, एक एक दिन में एक पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सारे केसेस होते थे। लेकिन अभी वो 90% वो क्राइम कम हो गया, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड, आप साइबर फ्रॉड जो बोलते हैं, वो बहुत सारे हो रहा है। इजी लोगों को चीटिंग लोग का होती है, और वो लोगों को ट्रेस करने में पुलिस का बहुत चैलेंज रहता है, कि तो उसका पैन नंबर आधार कार्ड सब वो बोगस रहता है। ओके तो तुरंत पुलिस उधर जाएगा तो उसको उधर मिलते ही भी नहीं लोग। इसीलिए इसमें जैसा पुलिस का काम है, पुलिस डिटेक्ट करता है, लेकिन आम आदमी ने सोचा, आम आदमी ने ये जो कुछ अवेयरनेस है डिजिटल केसेस के बारे में, वो करना जरूरी है। जैसा मैं वापस एक बार रिपीट करता है कि पासवर्ड है तुम्हारा वो किसको नहीं देना है, ओटीपी नंबर किसी को नहीं देना है, अननोन लिंक जो आती है सोशल मीडिया में वो उसको लिंक नहीं करना है। कभी कभी आपको धमकाते हैं कि आपको अरेस्ट किया, ये किया वो किया, तो अभी ऐसा डिजिटल अरेस्ट कभी नहीं हो सकता है, कभी पुलिस वीडियो कॉल नहीं करते। तो ऐसा कॉमन सेंस थोड़ा ध्यान में आएगा तो पक्का कि तुम ये जो क्राइम हो कम हो सकता है।
ओके, सो ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, इसमें टफनेस क्या है? ग्राउंड लेवल का भी आजकल चैलेंज है। तो वो क्रिमिनल को पता है कि आजकल सीसीटीवी कैमरा रहता है, वो मास्क पहन के, हेलमेट पहन के वो क्राइम करता है। और मोबाइल का भी यूज नहीं करते हैं, वो भी चैलेंज होता है। और ऑनलाइन फ्रॉड जो आप बोलता है, उसमें चैलेंज रहता है। वो क्रिमिनल को मालूम रहता है कि बाबा हम पकड़ सकते हैं, इसीलिए वो पैन कार्ड, आधार कार्ड सब बोगस Duplicate. बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है, दूसरे के नाम पे बनाता है। और वो जगह उसका रहता है, वो रहता है, वो ऑन रेंट रहता है, ऑन रेंट पे रहता है, तो कभी वो खाली कर सकता है। चैलेंज तो आजकल बहुत सारे केसेस में है, लेकिन पुलिस को काम भी है, वो डिटेक्ट करना है। तो बहुत सारे पुलिस के पास भी सोर्स रहता है, हर एक सोर्स पुलिस यूज करता है, और किधर न किधर पुलिस उसको आरोपी को पकड़ा जाता है। ओके, सो जैसे आपने कहा कि 112 पे कॉल करके इन्फॉर्म करे तो केस सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि मतलब एरिया वाइज पुलिस डिपार्टमेंट डिफरेंट किए हुए हैं। सो किसी को मतलब एक एरिया में क्राइम हो जाए तो वो कौन से एरिया में फोन लग जाए वो पता नहीं चलता, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए? बराबर है। 112 का मेरे को लगता है 3 साल पहले के चालू हो गया। हाँ। तो महाराष्ट्र में खाली 2 कंट्रोल रूम है। ओके। एक न्यू बॉम्बे में है, वहाँ पे MIDC में, और दूसरा नागपुर में है। ओके। तो वो दोनों कंट्रोल को एरिया डिवाइड किया है। करेक्ट। आधा महाराष्ट्र नागपुर में, आधा महाराष्ट्र न्यू बॉम्बे कंट्रोल में से जाता है। तो वो लोगों को पता चलता है कि ये केस जिसने पुलिस का हेल्प चाहिए, उसको पहला वो नाम पूछते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है वो पूछते हैं, आप किधर है अभी, क्या मदद चाहिए, वो तुरंत डिटेल लेते हैं। और तुरंत वो फोन, समझो अभी वसई का केस है, तो तुरंत मेरा भाईंदर कंट्रोल को फोन जा, उधर से कॉल जाता है वायरलेस पे, और तुरंत वसई विराट का जो ये है कंट्रोल रूम है, वो तुरंत उधर हमारे बीट मार्शल हर एक पुलिस स्टेशन उसका मालूम रहता है एरिया कौन सा है, वसई का है, विरार का है, मेरा रोड का है, कश्मीर का है। तुरंत कंसर्न जो बीट मार्शल रहता है, तुरंत उसको वो कॉल देते हैं, वायरलेस पे कॉल जाता है, और उसके पास वो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके ऊपर कॉल जाता है, और उसको 5 मिनट के अंदर उधर पहुंचना है। हर क्राइम मीटिंग में डिटेल लेता है कि कौन सा कॉल पुलिस लेट गया है, कौन सा कॉल जल्दी अटेंड किया। जिसने जल्दी अटेंड किया उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, और जिसने लेट डिले किया तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। ओके। तो वो आजकल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको मदद मिल सकता है। ओके, सो अभी हम लोग आपके केस के ऊपर रुख मोड़ लेते हैं। आपने भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, जैसे एक हेडलेस केस हुआ करता था, हेडलेस बॉडी केस, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बराबर, मैं वसई पुलिस स्टेशन में पुलिस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर करके मैं काम करता था। ओके। और हमारा जो वसई पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो भूईगांव आता है, उसमें जो समुद्र किनारा आता है, उधर हमको एक बड़ी बैग, और बैग में एक बैग मिला है, बेवरस बैग मिला है। ओके। ऐसा हमको उधर का जो पुलिस पाटिल है, उसने पुलिस हमको कॉल किया। तुरंत हमारा स्टाफ, मैं खुद वो जगह पे गया, वो बैग बाहर निकाला, बहुत गंदगी आती थी। बैग ओपन किया तो एक वुमन का डेड बॉडी मिला, उसका हेड कट किया था। ओके। तो बॉडी बाहर निकाल के हमने 2 पंच के सामने पंचनामा किया। तुरंत डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, सबको बुलाया, और बॉडी PM के लिए भेजा वो जे हॉस्पिटल में। लेकिन इधर क्या किया, क्रिमिनल लोगों ने बराबर उसका मुंडी कट करके दूसरी जगह फेंका, और ये दूसरी जगह फेंका। यानी वो बॉडी ट्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके। उसके आगे इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो वो बॉडी को ट्रेस करना हमारे सामने बहुत चैलेंज था। ओके। हमने सब डॉक्यूमेंट्स बनाया, FIR लिया,
वो कंसर्न पुलिस स्टेशन पुलिस पाटिल का, जिसने हमको इन्फॉर्म किया, पंचनामा किया, बॉडी का पंचनामा किया, पीएम किया, सब विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। लेकिन जब तक बॉडी का आइडेंटिफाई नहीं होता है तब तक पुलिस को आगे जाने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो फिर हमने हमने इन्वेस्टिगेशन में हमने हमने ध्यान में आया कि एक लेडी है, लेकिन वही टाइम एक बकरीद था, हमको पता चला, मेरे साथ एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला कि साहब ये लेडी का जो बॉडी है वो मुस्लिम हो सकती है। वो तब हमारे वो ध्यान में आया मुस्लिम की बॉडी है। तो फिर मुस्लिम का जो पॉकेट है, मेरा भाईंदर वो सही जुरिडिक्शन में, उधर हमने फोकस किया। नाला सोपारा का है, वो सही का है, विरार का जो मुस्लिम पॉकेट है, उधर सारे हम खुद हर एक घर में गया, उधर हमने कुछ पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, वो बॉडी का डिटेल फोटो निकाल के सब पुलिस स्टेशन का हमने मिसिंग केस का रिकॉर्ड चेक किया। इवन गुजरात का जो एरिया है वो सही विरार के जो जुरिडिक्शन में आसपास बॉर्डर पे आता है, वो भी एरिया का पुलिस स्टेशन है, उधर जाके भी मिसिंग केस ट्रेस किया है बॉडी के। मुंबई का किया, थाना रूरल, थाना सिटी, न्यू बॉम्बे, सब समुद्र बाजू में जो कुछ सब पुलिस स्टेशन आता है, खुद जाके फोन जाके ये करके हमने सब टीम तैयार किया। लेकिन हमको कुछ आगे का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था इन्वेस्टिगेशन में। तो फिर बराबर मेरे को लगता है 1 साल के बाद एक लेडी आई थी बेलगांव से, और वो नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में गई कि उसकी जी बेटी की लड़की जो था वो उसके कांटेक्ट में नहीं है, उसको फोन में नहीं उठा रही है, और उसके घर वाले भी फोन नहीं उठाते। तो पुलिस स्टेशन में गई तो तुरंत खुद मेरे को पता चला, उधर का एक ऑफिसर से मैंने बात किया, तुरंत वो लोगों को हम उसे पुलिस स्टेशन लेके आया। उसको वो जो हमारे पास फोटो था वो सब फोटो दिखाया वो लोगों को, और डाउट तो था, उसने तो पहचाना था, लेकिन 100% मालूम नहीं था कि यही उसकी बॉडी, क्यों तो उसका जो ऊपर का जो हेड था, हेड कटा हुआ था। तो मेरे ध्यान में आया था, तो ऑलरेडी हमने वो जो बॉडी था, वो बॉडी का हमने डीएनए टेस्ट भी करके रखा था। हमको पता था बाद में जब एक्यूज मिलेगा तो फिर अपने को डीएनए का यूज हो सकता है। तो फिर वो जो डेड बॉडी था उसको एक बेटी भी थी, और वो जो बेटी थी उसके बाप के साथ में थी। लेकिन वो लोगों ने क्या किया था कि मर्डर करके ये इधर का घर बेच के वो रहने के लिए मुमरा गए थे, ये भी हमको पता चला। तो फिर हम उधर वो जो उधर का पिता, उसका जो हस्बैंड है और उसका जो ससुर है, वो सबको हमने वैसे पुलिस स्टेशन लाया, इंट्रोगेट किया। और वो जो बेटी है, वो बेटी का हमने ब्लड निकाला, और उसका वो जो औरत है जो डेड बॉडी मिला था उसका हस्बैंड का, उसका भी ब्लड निकाला, और हमने डीएनए के लिए तुरंत भेज दिया। और डीएनए को भेजने के बाद जनरली वो रिपोर्ट फास्ट नहीं मिलता है, लेकिन मैं खुद फॉलोअप लिया, 3 दिन में उसका रिपोर्ट हमने लाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आया। यानी वो जो बेटी है, वो जो मरा हुआ डेड बॉडी है उसकी बेटी है, कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद अभी हमारे पास साइंटिफिकल एविडेंस है, लेकिन जो मर्डर हुआ है वो कैसा हुआ है, किसने किया है, वो कबूल करना भी जरूर रहता है, वो अलग समाधान रहता है। तो फिर हमने उसके जो हस्बैंड है उसको, उसका ससुर और उसके ननद के हस्बैंड, तीनों को इंटरोगेट चालू किया। शुरुआत में उसने कबूल नहीं किया, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका रहता है, आपको सबको मालूम है। रात को हम 9 बजे को उसने कबूल किया कि हाँ जो मर्डर तो किया, हमने किया। अच्छा, उसके पति ने मर्डर पति ने किया, पति ने ससुर ने किया था मर्डर। वो बॉडी डिस्पोज करने के लिए वो जो मरा हो उसका ननद का हस्बैंड, उसको भी बॉडी डिस्पोज करने के लिए मदद लिया था। मैंने सब कबूल किया। फिर कबूल करने के बाद हमको कबूल किया, ठीक है, लेकिन हमको अभी उसको अरेस्ट करना है, वो चार्जशीट हमको कोर्ट में सबमिट करना है, तो एविडेंस बहुत जरूरी रहता है। एविडेंस पे सब चलता है। तो फिर वही टाइम उसका मोबाइल का लोकेशन रहने दो, फिर उसका सीडीआर है,
फिर उसका जो कुछ बाकी जो विटनेस है सब इन्वेस्टिगेशन किया, और कुछ उसमें से एक आरोपी ने कबूल भी किया कोर्ट के सामने कि हाँ उसने किया है मर्डर। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, चार्जशीट सबमिट किया कोर्ट में, कोर्ट का ट्रायल चालू है अभी। ओके, इसको कितना साल लगा? और उसको डिटेक्ट करने के लिए 1 साल गया। हमने बहुत सारी कोशिश किया था, 6 टीम बनाया, हमारे डीसीपी पाटिल साहब थे, वो खुद वो गाइडेंस करते थे। लेकिन कभी कभी आपको मालूम है क्रिमिनल भी बहुत होशियार हो गया आजकल का। पुलिस के पास ट्रेस नहीं होने के लिए सब सारे आइडिया करते हैं वो लोग, तो लेकिन वो पकड़ा जाता है, लेकिन टाइम लगता है। 1 साल के बाद हमने वो सबको अरेस्ट किया था उसको। ओके। अभी भी आरोपी जेल में। अच्छा, मतलब वो केस क्लोज हो गया? क्लोज नहीं, कोर्ट में गया, ट्रायल चालू है, लेकिन आरोपी जेल में है। अच्छा, मतलब अभी तक उसका कुछ उसको reason बेल नहीं मिला है, ओके कि तो एविडेंस है ना उसके अगेंस्ट। ओके। वो लोगों ने एक तरह मिसिंग का कंप्लेन देना चाहा था, हाँ। मिसिंग का कंप्लेन दिया है ना, इसलिए पुलिस को वो ट्रेस करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके जो उसके पिताजी या उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको इन्फॉर्म करना चाह रहा है, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया। ओके। इसलिए पुलिस को ट्रेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। ओके, सो उसके बाद एक बाइसिकल थेफ्ट केस हुआ था, वो क्या कहानी थी? हाँ, वो सही पुलिस स्टेशन में मैं काम करता था, वही टाइम बहुत सारी बाइसिकल चोरी होती थी। जनरल लोग घर के बाहर बाइसिकल रखते हैं ना, तो फिर वो डिटेक्ट करना बहुत चैलेंज था। एक चीज छोटी रहती है, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस हो रहे थे, हफ्ते में 3-4 बाइसिकल चोरी होती थी। तो हमारे पास चैलेंज भी था वो डिटेक्ट करने का। लेकिन मैं वो से पुलिस में था, तो वही टाइम मैंने बहुत सारे वो सही के बैंक, तो इंडस्ट्रियल एरिया खुद जाता था। और सीसीटीवी का कैसा इम्पोर्टेंट है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ। तो उसको मैंने कन्विंस किया था, तो वो बहुत सारे सीएसआर फंड से मेरे को बहुत सारा वो सही का जो मेन एरिया है, मेन चौक है, उसमें कैमरे बिठाया था। ओके। उसकी वजह से हमको बहुत सारा फायदा हो गया केस डिटेक्ट करने के लिए। साइकिल चोरी का रहने दो, चेन स्नैचिंग का रहने दो, कभी सीरियस ऑफिस रहता है मर्डर का, हाउस ब्रेकिंग का, उसके वजह से बहुत सारा फायदा हुआ था। वैसा ही वो साइकिल का हमेशा चोरी होती थी, तो हमने फिर खास लोगों को टारगेट दिया। उसने सब सीसीटीवी का डाटा निकाल के चेक किया, तो हमको एक आरोपी मिला, वो साइकिल चोरी करके जा रहा था। उससे हमने लगता है 32 साइकिल्स हमने रिकवर किया था वो सही का एट ए टाइम। लेकिन उसमें हाई प्रोफाइल साइकिल्स भी थे? हाँ, बहुत सारे हाई प्रोफाइल साइकिल थी, बहुत महंगी भी थी। तो कोई गरीब लोगों को थी, छोटे बच्चे की थी। अच्छा। यानी वो बहुत खुश हो गया कि वो लोगों को उसका साइकिल मिला। कभी कभी छोटा चीज रहता है, लेकिन वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात रहती है। तो अलग हमको ही समाधान मिलता है उसकी वजह से। ओके, सो 2-3 जुबिलिंग केस हुए थे वसई विरार में, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताओ। मैं थोड़ा वो सही का बोलता है, लेकिन मैं उसके पहले थोड़ा भिवंडी का बोलता है। अच्छा। मैं भिवंडी में इंचार्ज करके मैं 2019 यानी 2020 में था उधर। ओके। उधर भी एक बहुत सीरियस केस हुई थी। उधर कारिवली करके गांव है, उधर गांव में एक 7 साल की बच्ची रहती थी। उसको आइसक्रीम का आम भी दिखा के एक ने उसको किडनैप किया था, फिर उसके ऊपर रेप करके उसका मर्डर किया था। ओके। हमने वो 24 आवर्स में उसका जो कुछ अरेस्ट किया था। ओके। कोई एविडेंस नहीं था, थोड़ा सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन तो भी इतना क्लियर नहीं था। लेकिन हमारे टीम थी बनाई थी, 6 टीम कुछ बनाई थी, वो 6 टीम ने कंटिन्यू 24 आवर्स हमने ये किया, इन्वेस्टिगेशन किया। तो हमको पता चला किसने क्या क्या किया, तो तुरंत उसको अरेस्ट किया था। सब सीसीटीवी फुटेज, बाकी उसका जो एविडेंस रहता है सब एविडेंस कलेक्ट किया, विटनेस स्टेटमेंट किया, और हमने 15 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट किया था। तो वो केस में वो जो आरोपी अरेस्ट किया था उसको फांसी का सजा लगा है। ओके। डेट टू हैंग करके, तो अभी वो जेल में है। ओके, सो इस केस में अगर कोई माइनर है तो उसका प्रोसीजर अलग रहता है? हाँ, माइनर का केस रहता है ना, तो उसका लिए खास सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोक्सो एक्ट है वो बनाया। ओके। और उसके लिए
बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मदद भी मिलती है, कोर्ट भी फास्ट ट्रैक पे केस लेती है वो, और जितना हो सके जल्दी जो आरोपी है उसका अगेंस्ट एविडेंस है तो उसको सजा दी जाती है। ओके, सो कास्ट अगर रहेगा और माइनर रहेगा तो उसका भी केस डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। डिफरेंटली नहीं, हर एक को रहता है, लेकिन जो माइनर रहता है ना, माइनर के लिए थोड़ा बहुत सेंसिटिव समझते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, और जितना हो सके जल्दी वो डिटेक्ट करते हैं। और अगर माइनर ने ही कुछ गुनाह किया होगा तो? हाँ, माइनर ने किया हो तो जुवेनाइल एक्ट है, तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है पुलिस, ओके, लेकिन इंटरवेट कर सकता है। और उसका जो जुवेनाइल कोर्ट है, जुवेनाइल कोर्ट में वो चार्जशीट सबमिट करना पड़ता है। तो फिर जुवेनाइल कोर्ट में जो कुछ समझो उसने कबूल किया, वो पता चला इसने किया, तो फिर वो नॉर्मल उसके कस्टडी में रखते हैं वो लोग, लेकिन आरोपी के जैसा उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि ये क्रिमिनल माइंडसेट सोसाइटी की वजह से बन रहा है या पेरेंटिंग की वजह से बन रहा है, या वो दोनों का कॉम्बिनेशन? बरोबर है, मेरा कहना है कि सोसाइटी यानी वो कौन से एरिया में रहता है, उसका माँ बाप का भी थोड़ा ये रहता है कि माँ बाप में भी थोड़ा जो घर में बच्चे रहते हैं कि उसके साथ फ्रेंडली बात करना चाहिए, अच्छा क्या बुरा क्या होता है, अपने कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा उसके साथ डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो बच्चे लोगों को समझते हैं बाबा अपने को कुछ एम होना चाहिए लाइफ में, उसके लिए पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाना चाहिए, और क्या पढ़ाई किया उसके बारे में वो फॉलो भी लेना चाहिए। ऐसा माँ बाप का भी काम है, सोसाइटी का भी काम है, स्कूल का भी काम है, लेकिन वो करना जरूरी है बहुत सारा। उसकी जिम्मेदारी माँ बाप का तो मैं बोलता ज़्यादा है। ओके, वो भी सोसाइटी में जनरली थोड़ा स्लम एरिया, थोड़ा रूरल एरिया में थोड़ा अवेयरनेस होना जरूरी है उसके बारे में। ओके, सो हाई प्रेशर जैसे केसेस रहते हैं उसमें आप मोटिवेट कैसे रहते हो? कैसा रहता है, सिक्योरिटी टीम वर्क रहता है पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक का काम नहीं रहता है। हमारा कांस्टेबल भी उसको भी इतना सारा एरिया का सब मालूम रहता है, उसने भी कोई अलग केस हैंडल किया कर जाता है। हमारे सुपीरियर ऑफिसर भी हमको गाइड करता है, हर एक एक्सपर्ट टीम रहती है हमारी, तो हर एक का काम रहता है, तो टीम वर्क के वजह से वो डिटेक्ट होता है। लेकिन प्रेशर रहेगा तो काम भी फास्ट होता है, और हमको बाहर से मदद भी मिलती है। ओके, व्हीकल रहने दो, ज़्यादा स्टाफ रहने दो, बाकी काम छोड़ के ये काम को प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो प्रेशर हैंडल भी करना चाहिए, पुलिस में प्रेशर हैंडल करेगा तो ये काम कर सकता है। उसके लिए मैंने खुद 3 बार मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया है। ओके, मैं भी बहुत सारा सेंसिटिव था, लेकिन मेरे को मालूम है हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना है, ओके, सक्सेसफुली काम करना है, उसकी वजह से मैं पहला स्ट्रांग होना जरूरी है। तो मैं कभी स्ट्रांग हो सकता है कि मेरा फैमिली का, मेरा खुद का काम साइड में रख के काम पुलिस का काम में फोकस करना जरूरी है। तो मैंने खुद मेडिटेशन किया, रोज मैं मेडिटेशन करता था 1-1 घंटा, तो उसका बहुत सारा फायदा हो गया मेरे को। एक पुलिस ऑफिसर का टिपिकल डे क्या रहता है, जैसे चालू मतलब सुबह से लेके शाम तक आप क्या क्या करते हैं? पुलिस का कैसा रहता है, एज ए पुलिस ऑफिसर करके 24 आवर्स वो ऑन ड्यूटी रहता है। ऐसा नहीं कि स्कूल या बैंक के जैसा कि वो 5 बजे घर पे आया तो उसको कोई कॉल नहीं आएगा, उसको कुछ ऑफिस नहीं जाना पड़ा, लेकिन पुलिस का वैसा नहीं रहता है। पुलिस को 24 आवर्स कभी भी फोन आ सकता है, कभी भी वायरलेस कॉल आ सकता है कि तुम तुरंत ऑफिस आ जाओ, ऐसा सीरियस केस हो गया, सीरियसली लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया, तो तुरंत जाना ही पड़ता है हमको। तो सीरियस भी हो सकता है, और आप जैसे बोले कि प्रेशर, वो सिचुएशन हैंडल करने का प्रेशर रहता है, उधर वही टाइम लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और वो केस डिटेक्ट करना भी प्रेशर रहता है। तो बहुत सारे कंटिन्यू अंडर प्रेशर रहता है पुलिस ऑफिसर, लेकिन अंडर प्रेशर खाली रह के कोई फायदा नहीं, उसके लिए कुछ कोशिश भी करना पड़ता है कंटिन्यू, दिमाग ठंडा रख के वो सिचुएशन टैकल करने के लिए और सीरियस ऑफेंस डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्किल यूज करना पड़ता है, और सुपीरियर को कन्विंस करना है, नीचे का स्टाफ को कन्विंस करना है, सब सारे एंगल के यूज करके वो सिचुएशन हम हैंडल कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता है कि हर एक पुलिस ऑफिसर को
ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ओके, सो ऐसा कोई केस था, मतलब आप कोई एक एंगल से सोच रहे थे और कोई मतलब नॉर्मल सिटीजन ने आपको वो केस सॉल्व करने में हेल्प किया और वो आप जो सोच रहे थे उसके विपरीत पूरा उसने पिक्चर बना दिया करके? नहीं नहीं, ऐसा भी एक्सपीरियंस आता है, लेकिन कौन सा भी केस है उसको डिटेक्ट करते समय सब सारे एविडेंस मिलने के बाद ही पुलिस आगे का एक्शन लेते हैं। ओके। कभी कभी पुलिस को मिसगाइड भी किया जाता है। या ऐसा वसई में था, वसई में मेरे को ऐसा ही एक केस था कि उसके ऊपर बहुत सारा लोन हुआ था और इसीलिए वो घर छोड़ के गया था। लेकिन उसको किडनैप, बाद में उसने स्टोरी ऐसा बनाया था कि उसको किडनैप किया है। ओके। और उधर का जो पालक मंत्री रहता है उधर उस ऊपर वो था, वो उसको बता के उसने प्रेशर लाया ऊपर से। तो फिर बाद में हमने ऐसा रात को, मैं 11 बजे कुछ पुलिस स्टेशन आया था, तो फिर हमने सब उसका सीडीआर निकाला, उसका लोकेशन लिया मोबाइल का। तो हमको उसका लोकेशन पता चला। तो बाद में पता चला कि ये उसने सब बनाव किया था। ओके। ऐसा भी तो होता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन वो केस सामने आती है वो। ऐसा कोई जनरल आपके दिमाग में है कि जनरल पब्लिक के दिमाग में पुलिस के बारे में कुछ गलतफहमी है वगैरह? बराबर है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और स्टाफ अलग अलग रहता है। हाँ। हर एक का काम करने का तरीका अलग रहता है, लेकिन सिस्टम बहुत क्लियर है हमारी। और हमारे सुपीरियर भी क्लियर रहता है कि हर एक को, आम आदमी को, गरीब, गरजू, महिला, बच्चे, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो पहला उसका सुनना चाहिए और उसको जरूरी है मदद को करना चाहिए। भले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहने दो, यानी पुलिस को उसमें खाली एनसी रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसके ऊपर पुलिस को आगे का एक्शन लेने का अधिकार नहीं होता। अधिकार नहीं रहता है। लेकिन आम आदमी का, जो गरीब लोग रहते हैं, गरजू लोग रहता है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है, वो पुलिस ही सॉल्व कर सकता है। यानी खाली पुलिस को उसको बुलाना है, जो उसका अगेंस्ट है, उसको विरोधक है, उसको बुला के वो समझना चाहिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ये उसको क्या तकलीफ देता है। वो उसको कन्विंस करना जरूरी है कि बाबा ये तुम काम गलत कर रहा है, तुम ये ऐसा करेगा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उसके ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकता है, उसको समझ दे सकता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि खाली एक खून भी गया है उसको, जो उसको तकलीफ देता है आम आदमी को, तो भी बहुत सारा 90% फर्क पड़ता है कि बाबा ये मैटर के लिए आपने पुलिस ने बुलाया। कभी कभी कैसा रहता है, थोड़ा गुंडा राज रहता है, उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, तो वो गरीब लोगों के ऊपर अन्याय करता है। तो गरीब को लगता है कि यार हमको कोई मदद नहीं कर सकता है, पुलिस का नहीं कर सकता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने अगर ये किया कि बाबा गरीब लोगों को हमको मदद करना है, तो हो सकता है। मेरे को लगता है जैसा आप बोले कि हाई प्रोफाइल केस, सीरियस ऑफेंस के, ये भी बहुत जरूरी है। आम आदमी पुलिस स्टेशन में आने डरता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो कमिश्नर थे वही टाइम के वो सईवरार मेरा महेंद्र कमिश्नर हेड में दाते साहब, उसका भी ये कहना था, हम लोगों को भले उसका प्रॉब्लम छोटा रहता है, लेकिन उसको मदद करना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे लिए छोटा है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन उसका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसको बहुत सारा समझ में हो जाता है और हमको भी बहुत अच्छा समाधान मिलता है, हमने कुछ अच्छा काम, तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें? अवेयरनेस क्रिएट करना है, यानी हमारे कारपोरेटर रहता है हर एक सिटी में, पुलिस भी रहता है, आजकल मीटिंग भी रहता है हमेशा। तो हर एक पुलिस में भी अप्रोच होना जरूरी है, होते हैं पुलिस भी होता है, लेकिन पब्लिक ने, आम आदमी सामने आना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। ओके। पुलिस भी कुछ इलीगल नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया तो मेरा बड़ा डिवाइस पे रहता है, डिवाइस के आगे ये एसपी रहता है, उसके आगे कमिश्नर रहता है, ऐसा चेन है। ओके। भले पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने नहीं सुना, लेकिन सुपीरियर ऑफिसर के पास जाना चाहिए, सो तो पक्का मदद मिलेगा उसको। सबसे टफ बात क्या होती है पुलिस बनने में? पुलिस बनने में सबके टफ बात है, आजकल तो कंपटीशन बहुत सारी है।
भले हमको पुलिस कांस्टेबल बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, लेकिन उसका जो हर एक का एग्जाम रहता है वो क्लियर करना जरूरी है। और वो होने के बाद भी ट्रेनिंग रहता है। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारा पोस्टिंग आता है। तो पोस्टिंग में हमारा फर्ज क्या है कि आम आदमी का या लोगों का प्रॉपर्टी का रक्षा करना है, प्रॉपर लोगों का जीविका का रक्षा करना है। ये हमारे सामने बहुत चैलेंज रहता है, तो वो करना जरूर रहता है। तो पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कंटिन्यू अच्छा होना चाहिए। सीरियस ऑफेंस नहीं होने के लिए कोशिश करना चाहिए, प्रियोरिटी एक्शन लेना चाहिए। होगा तो फिर उसको डिटेक्ट करना चाहिए। यानी कंटिन्यू हमारा वो 24/7 चालू रहता है। और हमारी एक सीरियस ऑफेंस या सीरियस लॉ एंड ऑर्डर होगा तो सुपीरियर विजिट करता है कंटिन्यू, क्यों हो गया, नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, या तो फिर अभी एक्शन क्या लेना चाहिए, हमको चालू रहता है। हर एक महीने में क्राइम मीटिंग रहता है। जैसे आपने बताया कि आपका वर्किंग आवर्स 24/7 रहता है, तो आपको कभी भी उठ के जाना पड़ता है, कभी भी आपको ड्यूटी से कॉल आता है, तो आपका फिटनेस कैसे मेंटेन करते हो और उसका आपके मतलब नॉर्मल लाइफ पे क्या असर होता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मैं इसके पहले बोला है, पुलिस का ड्यूटी इसेंशियल रहता है। 24 आवर्स उधर ही रहना पड़ता है। कभी भी रात को 12-1 बजे फोन आ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, सीरियस ऑफेंस हो सकता है, तो तुरंत उधर जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्राइमरी स्टेज पे उधर का क्या सिचुएशन है, उधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों का जो कांटेक्ट रहता है उधर का, वो लोगों की मदद लेना चाहिए, हमारे सुपीरियर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अपने को एडिशनल मदद चाहिए तो कंट्रोल को कॉल देके एडिशनल मदद लेना चाहिए। जो कुछ ये सब एज पर सिचुएशन उसके ऊपर रहता है वो। लेकिन कभी कभी रहता है कि जैसा कि हिंदू मुस्लिम का राइट होती है, तो वही टाइम वो उधर कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी रहता है। वो जिसने क्राइम किया है उसको पहला उठाना, उसके ऊपर तुरंत गुना रजिस्टर करके उसको अरेस्ट करना है। और वो जो परिसर है उधर में शांति बनाए रखने के लिए कंटिन्यू पुलिस बंदोबस्त, पेट्रोलिंग, और जो उधर का लोकल लीडर को पुलिस स्टेशन में बुला के उधर कंटिन्यू शांति रखने के लिए काम करना जरूरी है। ऐसा वो करना पड़ता है। तो 3-3 4-4 दिन हमको घर भी नहीं जाना पड़ता है, उधर ही पुलिस स्टेशन में रहना है, उधर ही खाना खाना है, कंटिन्यू प्रेशर रहता है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी का सपोर्ट, हमारे स्टाफ का एक साथ टीम वर्क में है, आपको जैसे बोला, लोकल लोगों को साथ में लेके क्रिमिनल लोगों के ऊपर एक्शन लेना, ऐसा फर्म डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए मैं जैसे बोला कि हम फिट भी रहना जरूरी है। जैसा फिजिकली फिट होना जरूरी है वैसे मेंटली फिट भी जरूरी है। तो मैं जो भाई बोला कि मेडिटेशन में रोज करता है तो सबने करना चाहिए, बहुत सारा फायदा होता है। ओके फिजिकल के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है, ओके कुछ भी बोलेगा तो नहीं टाइम मिलता है, लेकिन हम जो करेगा तो भी मेंटली हमारा ध्यान पुलिस स्टेशन के ऊपर रहता है, बाबा शांति है ना, उधर प्रॉब्लम नहीं ना, कुछ क्राइम नहीं होना। इसीलिए वो थोड़ा मेंटली फिट रहने के लिए थोड़ा खुद के लिए टाइम देना जरूरी है। लेकिन ऐसा स्टेशन वाइज कुछ फिजिकल एक्टिविटी होते हैं? अ, नहीं होती है, नहीं कर सकता है। ओके जो पुलिस पॉपुलेशन इतना बहुत सारे रहते हैं, क्राइम होते रहते हैं, कंटिन्यू पुलिस का बहुत सारे काम रहता है। ये तो क्राइम रजिस्टर करना, उसको डिटेक्ट करना, फिर उसका निर्गति करना, कोर्ट में सबमिट करना, कोर्ट में एक तारीख पे हाजिर रहना। दूसरा रोज का फिर पुलिस का परेड भी रहता है, बंदोबस्त रहता है, कंटिन्यू चालू रहता है ये सिस्टम। तो वो मुश्किल रहता है, फिजिकली ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं मिल सकता है। तो आपको लगता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस फोर्स कम है? हाँ, वो तो बराबर है, पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस फोर्स कम है, लेकिन वो तो है, लेकिन जो है उससे काम करके लेना वो भी जरूरी है। जो कुछ लोग है उसमें से काम करना भी जरूरी है। जैसे हमने सुना है कि पुलिस ऑफिसर का 2-2 साल में अलग अलग जगह बदली हो जाता है। तो जैसे अगर आपका फैमिली है और आपका लड़का है या लड़की है, उनका कहीं और कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो उनको आप एडमिशन निकाल के अलग जगह एडमिशन कराने के लिए कुछ गवर्नमेंट हेल्प करती है क्या? या फिर आपकी वाइफ है तो उनका कहीं जॉब चल रहा है,
तो वो जॉब छोड़ के आपके साथ आ सकती है, या वो उनको वही जॉब कंटिन्यू करना पड़ता है और आप अलग जगह रहते हो? बरोबर है। सिस्टम में कैसा रहता है कि अपने गवर्नमेंट का नौकरी ज्वाइन किया तो ट्रांसफर ये पार्ट एंड पार्सल है, ओके। तो होता रहता वो। पुलिस कमिश्नरेट में कुछ 6 साल में रहता है, यानी मुंबई में 6 साल, न्यू बॉम्बे में 6 साल, ओके। थाना में 6 साल, वो सही में 6 साल, लेकिन उसमें से 2 साल एक पुलिस में काम करना पड़ता है, ओके। फिर अदर पोस्टिंग होती रहती है। तो जब ये समझा न्यू बॉम्बे छोड़ के हम वो सही में आ गया, तो मेरा लड़का इधर कॉलेज में पढ़ता है और मेरी बीवी इधर नौकरी करती है। तो वही टाइम हमको ये लोगों को इधर छोड़ के उधर जाना पड़ता है। कॉलेज इधर से उसका छोड़ दिया तो उसका एजुकेशन में परिणाम होगा, मिसेस के नौकरी छोड़ना पड़ेगा, यानी हमको नौकरी के लिए कुछ हमको छोड़ के नौकरी प्रायोरिटी उधर जाना बहुत जरूर रहता है। ओके। उसमें गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करती आपको? नहीं, वो अभी वो बदली तो कंपलसरी है, ट्रांसफर मैं जैसा बोला आपको। ओके। एक सर्विस का पार्ट एंड पार्सल है, ट्रांसफर तो है होने वाला है, लेकिन नजदीक हो सकता है जितना हो सके। ओके। सो आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो, जैसे फैमिली को टाइम देना है वगैरह, वो कैसे करते हो? हाँ, पुलिस का नौकरी में जैसे बोला कि 24 आवर्स करना पड़ता है, रात को 12 बजे भी कॉल आ सकता है तो जाना पड़ता है, लेकिन दूसरे दिन भी जल्दी जाना पड़ता है। हमारा लोकेशन रहता है वायरलेस पे, तो खुद देना पड़ता है। हम खुद जाएगा तो ही बाकी स्टाफ टाइम पे आएगा, उसको कुछ ब्रीफिंग करना पड़ता है। तो वही टाइम हम फैमिली के टाइम नहीं दे सकता है। मेरा बेटा कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, उसका स्टेटस क्या है अभी, कस पढ़ाई करता है नहीं करता है, घर का जो प्राइवेट का हमारा जो काम रहता है फैमिली का वो नहीं कर सकता है। कभी कभी बीवी या बच्चे बीमार रहता है, उसको मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता है, वो तो फैक्ट है। नहीं तो क्योंकि हमको छुट्टी भी लेना पड़ता है, छुट्टी लेने के लिए भी टूरिस्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार बोलना भी ठीक नहीं लगता है। तो कभी कभी हम खुद ही हम फैमिली के ऊपर छोड़ देता है, अभी तुम ही करो बाबा, आप भी जाओ हॉस्पिटल। ओके। बेटे बोला तुम कोई मदद करो, ऐसा होता है। कभी कभी फैमिली हमारे नजदीक रिलेटिव रहता है, वो लोगों के कोई एक्सपायर हो गया, उसको हम नहीं मिल सकता है, किसका शादी है, एंड अच्छे बुरे दिन में रहेगा तो भी हम नहीं जा सकता है। बहुत इंसिडेंट है, सब हुआ है। लेकिन अभी नौकरी हम किया है तो फिर अभी समाज के लिए भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा काम करना है तो पब्लिक के लिए टाइम देना है जरूरी है। तो हमारा जो है फैमिली प्रॉब्लम या घर का प्रॉब्लम छोड़ के नौकरी का या सोशल वर्क के लिए हम प्रायोरिटी समझ के आगे तक मैंने काम किया है पुलिस डिपार्टमेंट। सो आप जैसे 24/7 वर्क पे रहते हो, आपका बदली होते रहता है, तो आपको फैमिली से क्या सपोर्ट मिलता है, या क्या माइंडसेट रहता है कि फैमिली से क्या सपोर्ट होना चाहिए? बरोबर है, हम पुलिस स्टेशन में काम करता है, आप जैसे बोले कि बहुत प्रेशर रहता है कंटिन्यू, सुपीरियर का रहता है, मीडिया का प्रेशर रहता है, और मेरे से कोई गलती नहीं होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा कंटिन्यू प्रेशर रहता है। तो इनडायरेक्ट वो जो प्रेशर है हमारे घर पे हम साथ में लेके आते हैं। हाँ। कितना भी बोलेगा तो भी रहता ही रहता है। तो कभी कभी हम पत्नी को टाइम नहीं दे सकता है, उसका कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम हेल्प नहीं कर सकता है, उसको हम समझा नहीं सकता है, बेटों को भी वैसा है। तो मेरा कहना है कि मेरे बीवी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को उसने समझाया कि बाबा ये पुलिस में काम करता है, उसका ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा रहता है, वो प्रेशर रहता है। इसी वजह से मेरी बीवी ने मेरे बेटे ने मेरे को मेरा सिचुएशन उसके ध्यान में आया था, ओके। इसलिए उसने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। ओके। कभी कभी क्या रहता है कि प्रेशर रहता है बहुत सारे, लेकिन मैं बोल नहीं सकता है। लेकिन मेरी बीवी खुद बोलती थी कि तुम्हारे ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम है तुम बोलो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी। कभी कभी तो नींद नहीं लगती थी प्रेशर की वजह से, लेकिन बीबी ने हमेशा सपोर्ट किया, इसीलिए मैंने पुलिस खाते में काम सक्सेसफुली काम कर सका मैंने, और मेरे को बहुत समाधान है इसका। ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं, जैसे एक रीजन में, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में एक केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया, और आपको वो आरोपी कर्नाटका में है,
तो आपको यहाँ से कर्नाटक में जाना है, तो ये सोल्यूशन क्या है इसमें? आप कैसे वो केस हैंडल करते हो? बरोबर है। अदर स्टेट का केस रहेगा तो फिर हमारे जो पुलिस कमिश्नर है या सुप्रिंटेंडेंट पुलिस है, उसका परमिशन लेके उधर जाना पड़ता है ओके और उधर का लोकल पुलिस का मदद लेना पड़ता है। ओके कभी भी क्या रहता है, लोकल पुलिस के कांटेक्ट में लोग रहते हैं, ऐसा हम मान जाते हैं, अज्यूम करते हैं। अज्यूम कर सकता है कि तो फिर वही टाइम हमको उधर जाके थोड़ा डिटेल नहीं बोलते हम एक्यूज के बारे में, थोड़ा ओके हाँ एरिया का मालूमात देता है लेकिन डिटेल नहीं देता है। हम्म, तो उसकी तरह से फिर हम ऐसा मदद ले सकता है, नहीं तो फिर हमारे सुपीरियर रहता है, पुलिस कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, ये लेवल के उधर का जो सुपीरियर रहता है, डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर बात करते हैं, तो उधर भी हमको बाहर का मदद मिलता है। ओके बाहर का पुलिस स्टेशन का मदद देते हैं, वो पुलिस स्टेशन छोड़ के लोकल पुलिस स्टेशन, तो फिर ऐसा हम करते हैं। तो लेकिन आरोपी को हम पकड़ते हैं वो। ओके ओके सो थैंक यू सो मच करपे साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे चैनल में जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए पूरे खुले मन से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।